ये कहानी है गांव के शांति निवास की, जहां गांव की ज्यादातर औरतें शांति निवास के आंगन में आकर बैठ जाया करती और तो और वो 4 लोगों की चुगलियां करती रहती। ऐसे ही एक दिन शांति अपनी बड़ी बहू पूजा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ पूजा, ओ काजल, कहाँ मर गई सबकी सब। देखो तो तुम्हारे घर मेहमान आए हैं, जरा जल्दी से 2-4 कप कड़क चाय चढ़ाओ और वो जो कल मठरी बनाई थी वो भी प्लेट में भर कर ले आना। रसोई के अंदर पूजा पसीने में लथपथ खड़ी थी। उसने अपनी देवरानी काजल और नेहा की तरफ देखा और गुस्से में कहा, लो भाई, इनका दरबार फिर से सज गया। अभी तो बर्तन साफ करके हटी थी कि अब फिर से चूल्हा फूंकना पड़ेगा। ये ताई जी तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही रट चुकी हैं। इनके अपने घर में क्या आग लगी रहती है जो दिन भर यहाँ पड़ी रहती हैं। दीदी, आप तो बस चाय की बात कर रही हो। कल बिमला मौसी माँ जी को पट्टी पढ़ा रही थी कि हमारी छोटी बहू नेहा आजकल बहुत सज धज कर रहती है। अब बताओ, जवान लड़की है, सजेगी नहीं तो क्या करेगी। रहने दो काजल दी, इन औरतों का काम ही यही है। माँ जी को भी मजा आता है दूसरों के घरों की बातें सुनने में, पर सेवा तो हमें ही करनी पड़ती है ना। माँ जी तो बस हुक्म सुना देती है, पर ये नहीं सोचती कि हमें भी थोड़ा चैन चाहिए। नेहा तो सही कह रही है, ये आंगन नहीं, ये तो गांव का जंक्शन बन गया है, जिससे देखो मुंह उठाए चला आता है। अब आज देखना, जब तक सूरज ढलेगा नहीं ये औरतें यहाँ से हिलेंगी नहीं। वो तीनों आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी बाहर से ताई जी तेज आवाज में कहती हैं, अरे शांति, तेरी बहुएं आजकल कुछ ज्यादा ही सुस्त हो गई हैं। इतनी देर में तो लंका जलकर राख हो जाती, पर अभी तक चाय का धुआं भी नहीं दिखा। कहीं हमारी बहुओं की तरह ये भी दिन भर फोन में तो नहीं लगी रहती। अरे नहीं जीजी, मेरी बहुएं तो बहुत गऊ हैं, गऊ। वो बस अदरक कूटने में वक्त लग रहा होगा। जहां एक तरफ शांति और ताई जी एक दूसरे से बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ रसोई में पूजा ने चाय का पतीला जोर से चूल्हे पर पटका। अच्छा, हम सुस्त हैं, अभी बताती हूँ इन्हें। नेहा, तू एक काम कर, वो फ्रिज में जो पुरानी फफूंद लगी ब्रेड रखी थी ना, उसे निकाल। आज इन्हें ऐसा नाश्ता कराऊंगी ना कि दोबारा यहाँ आने से पहले पेट का सोचेंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करो, माँ जी हमें कच्चा चबा जाएंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद ही यहाँ आना बंद कर दें। माँ जी का नाम भी खराब ना हो और हमारा भी काम बन जाए। मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, ये औरतें यहाँ इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ सुकून है और इन्हें हमारी बातें करने का मौका मिलता है। अगर हम इस आंगन का माहौल ही ऐसा बना दे कि इनका दम घुटने लगे तो क्या मतलब, साफ साफ बताओ। देखिए, कल जब ये लोग आएंगी तो हम घर का वो काम शुरू करेंगे जो अक्सर अंदर कमरे में करते हैं, और हम माँ जी की हर बात का जवाब ऐसे देंगे कि इन औरतों को लगे कि अब इस घर में इनकी दाल ना गलेगी। इतना बोलकर अब थोड़ी देर बाद पूजा चाय बनाकर अपनी सास के आगे रख देती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन सुबह के 10 बजे थे। तब सूरज की रोशनी आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। विमला मौसी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए शांति के आंगन में पधारती हैं और उनके पीछे पीछे सरोज चाची भी थी। राम राम शांति, आज तो बड़ी शांति है तेरे घर में, बहुएं कहाँ हैं? राम राम जीजी, आओ बैठो, बहुएं अंदर कुछ काम कर रही हैं। पूजा, ओ पूजा, चाय ला रही है कि नहीं? वो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी पूजा बाहर आंगन में आती है, लेकिन आज उसके हाथ में चाय का ट्रे नहीं था। उसने आंगन के बीचों बीच एक पुरानी फटी हुई दरी बिछा दी और फिर काजल और नेहा अंदर से 2 बड़े बड़े बोरे लेकर बाहर आई। अरे ये क्या तमाशा है, मेहमान बैठे हैं और तुम ये बोरे यहाँ क्यों खोल रही हो? माँ जी क्या करे, इस बार की फसल में घुन लग गया है, सारा अनाज बाहर निकालकर साफ करना पड़ेगा वरना सब खराब हो जाएगा। पूजा दीदी ने कहा कि आज धूप अच्छी है तो आंगन में ही बैठकर ये काम निपटा लेते हैं। जहां काजल अपनी सास को ये जवाब दे रही होती है तो वहीं नेहा ने बोरा खोला और उसमें से धूल और मिट्टी के साथ गेहूं आंगन में फैला दिया, जिसमें से धूल मिट्टी काफी उड़ने लगती है। वहीं विमला खांसते हुए कहती है, अरे क्या बदतमीजी है, मेरी साड़ी पर मिट्टी डाल दी। शांति, तेरी बहुओं को अकल नहीं है क्या? अरे मौसी जी, गलती हो गई, पर काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब अनाज तो साफ करना ही है, आप लोग थोड़ा उधर खिसक जाइए। पूजा की ये बात सुनकर शांति का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर वो अपनी बहुओं को मेहमानों के सामने ज्यादा कुछ कह नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, ये काम थोड़ी देर के बाद कर लेना, पहले चाय तो पिलाओ। माँ जी, आज चाय बनने में देर लगेगी। रसोई में काजल दीदी ने वो बड़ी वाली मिर्च भुनने के लिए रखी है, पूरे घर में उसकी धांस फैल गई है। आप लोग भी यहाँ मत बैठिए वरना गले में जलन होने लगेगी। नेहा इतना बोलती ही है कि तभी किचन से मिर्ची जलने की तेज धांस आने लगती है।
ताई जी जो अभी अभी आई थी उन्हें जोर जोर से छींके आने लगी। अच्छी अच्छी, अरे राम रे राम, ये क्या जला दिया। मेरा तो दम घुट रहा है। शांति, कैसी बहुएं लाई है तू, इन्हें तमीज नहीं है कि जब मेहमान बैठे हो तो ऐसे काम नहीं किए जाते। हाय 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 हाय। ताई जी क्या करें, माँ जी ने तो कहा था कि इस बार मिर्च का अचार ज्यादा डालना है। अब काम है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग भी छींक रहे हैं, बड़े कमजोर फेफड़े हैं आपके। हमारे गांव की औरतें तो मिर्च के ढेर पर बैठकर बातें कर लेती हैं। शांति, आज तो यहाँ बैठना मुमकिन नहीं है। तू अपनी बहुओं को संभाल, हम चलते हैं। जब ये मिर्च का नाटक खत्म हो जाए तब खबर भिजवा देना। हाँ शांति, आज तो मेरा सिर फटने लगा है। ये कैसी गंध फैला रखी है। चलो जीजी चलो, यहाँ सांस लेना भी मुश्किल है। जैसे ही औरतें बाहर निकली, नेहा ने जोर से दरवाजा बंद किया और तीनों बहुएं आंगन के बीचों बीच बैठकर खिलखिलाकर हंसने लगी। लेकिन तभी शांति उन तीनों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? मेरी नाक कटवा दी पूरे गांव में। विमला जीजी क्या सोचेंगे? और ये मिर्च, सच में मिर्च भून रही थी या सिर्फ ड्रामा था? माँ जी सच में मिर्च भून रहे थे, पर इतने नहीं जितने हमने धुआं कर दिया। और रही बात ताई जी और विमला मौसी की, तो वो लोग यहाँ सिर्फ चुगलियां करने आती हैं। आपको पता नहीं, कल विमला मौसी बाहर जाकर कह रही थी कि शांति के घर में बहुएं राज करती हैं और शांति तो बस नाम की मालकिन है। क्या? विमला ने ऐसा कहा? जिसकी मैंने हमेशा मदद की वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी? हाँ माँ जी, और सरोज चाची कह रही थी कि शांति निवास का आंगन बड़ा जरूर है, पर वहां की चाय बड़ी फीकी होती है। अब आप ही बताइए, ऐसी औरतों की खातिरदारी हम क्यों करें? माँ जी, ये आंगन हमारा है, यहाँ हम चारों बैठेंगे, हंसी मजाक करेंगे, पापड़ सुखाएंगे, अचार डालेंगे, पर इन बाहर की औरतों को यहाँ बैठकर आग लगाने का मौका ना देंगे। शांति चुपचाप अपनी बहुओं की तरफ देख रही थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बहुएं गलत नहीं थी। वो औरतें आती थीं, उनका समय और शांति दोनों ले जाती थीं और बदले में घर में कलेश के बीज बो जाती थीं। तो तुम लोगों ने ये सब मुझे समझाने के लिए किया? माँ जी, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते थे, पर हमें लगा कि अगर हम सीधे सीधे कहेंगे तो आप बुरा मान जाएंगी, इसलिए हमें ये मिर्च और धूल का नाटक करना पड़ा। पूजा की बात सुनकर शांति अब मुस्कुराती है और अपनी तीनों बहुओं के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम तीनों तो बहुत तेज निकली। मुझे लगा मेरी बहुएं भोली हैं, पर तुम तो पूरी फौज हो। अच्छा सुनो, अब वो मिर्च का तड़का बंद करो और सच में एक बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ। आज हम चारों इसी आंगन में बैठकर पिएंगे और विमला की ऐसी की तैसी करेंगे। इतना बोलकर शांति अब अपनी बहुओं के साथ अपने घर के अंदर जाती है। शांति निवास का आंगन अब पूरी तरह बदल चुका था। पूजा, काजल और नेहा ने मिलकर आंगन में छोटे छोटे फूलों के गमले लगा दिए। अब दोपहर में वहां औरतों की सभा नहीं, बल्कि साफ सफाई और घर के कामों की हंसी ठिठोली होती थी। ऐसे ही एक दिन फिर से विमला मौसी ने अंदर झांकने की कोशिश की। अरे शांति, क्या हो रहा है? चाय चढ़ी है क्या? आओ विमला जीजी बैठो, पर आज मेरी बहुएं योगा कर रही हैं और उसके बाद वो लोग आंगन की लिपाई करेंगी। अगर तुम्हें मेहनत करने का मन हो तो आ जाओ, वरना चाय तो आज हम शाम को ही पिएंगे। शांति की ऐसी बातें सुनकर विमला उल्टे पैर ही चली जाती है। पूजा रसोई की खिड़की से ये सब देख रही थी। उसने नेहा और काजल को आंख मारी। देखा, अब माँ जी भी सीख गई हैं। हाँ दीदी, आखिर सास किसकी है? अब इस आंगन में सिर्फ हमारी खुशियां होंगी और माँ जी अब से चाय का ऑर्डर सिर्फ हमारे लिए होगा, इन चुगलखोरों के लिए नहीं। गायत्री देवी दिल्ली शहर में अपनी 2 बेटियों और बहुओं के साथ रहती थी। कई साल पहले वो गांव छोड़कर शहर आ गए, जिस कारण उनके दोनों बेटों की पढ़ाई लिखाई और फिर शादी भी शहर में ही हुई। उसकी दोनों बहुएं भी शहर से आई थीं और गायत्री अब अपनी दोनों बहुओं को अपने गांव रामगढ़ कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाना चाहती थी। अब मेरी छोटी बहू भी आ गई है जी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें कुल देवी के दर्शन करवा लाएं। वो क्या है ना, हमें कुल देवी के दर्शन किए बड़े दिन हो गए और अब दोनों बहुएं भी आ गई हैं। उन्हें गांव लेकर जाएंगे, तभी तो उन्हें हमारे रीति रिवाज पता होंगे। अब हम तो सारी उम्र यहाँ बैठे नहीं रहेंगे। तुम ठीक कहती हो गायत्री, हम 2 दिन बाद ही अपनी दोनों बहुओं को लेकर चलते हैं। अब गायत्री इस बारे में अपनी दोनों बहुओं से बात करती है। रश्मि, काव्या, तुम दोनों गांव जाने की तैयारी कर लो। गांव जाने की तैयारी माँ जी?
हाँ, क्योंकि कुल देवी की पूजा के लिए हम लोगों को गांव जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि जब घर में सारे शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं ना, तो उसके बाद एक बार धूमधाम से कुल देवी की पूजा की जाती है। अब 2 ही बेटे दिए हैं भगवान की कृपा से, दोनों की शादी संपन्न हो गई, इसलिए मुझे लगता है हमें भी अब कुल देवी की पूजा कर लेनी चाहिए। कुल देवी की पूजा तो यहाँ रहकर भी हो सकती है माँ जी, उसके लिए गांव जाना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है बहू। हम लोग चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कुछ परंपराएं और रीति रिवाज ऐसे हैं जिनके लिए हमें आज भी गांव पर निर्भर रहना पड़ता है। वो पूजा गांव से ही की जा सकती है। गांव में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही ऐसे कार्य सफल होते हैं। यहाँ अकेले शहर में हम कर भी लेंगे तो पता नहीं उसका फल हमें मिलेगा कि नहीं। रश्मि और काव्या एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं, लेकिन अपनी सास की बात मानने के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उन दोनों ने अब गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वो सभी ट्रेन से सीधा गांव पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही सास अपने तेवर में आ गई। जरा घूंघट रख लो सर पर। क्या माँ जी, घूंघट? हाँ बहू, ये गांव है, यहाँ के रीति रिवाज के हिसाब से ही चलना होता है। देखो बहू, कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। शहर के रंग ढंग यहाँ गांव में नहीं चलने वाले, इसलिए यहाँ जरा ढंग से रहना, नहीं तो औरतें 100 बातें बनाएंगी। दोनों बहुएं सर पर घूंघट रखकर गांव अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां उनका कच्चा मकान कई सालों से बंद पड़ा था और उनके कच्चे गांव के उस घर में केवल 2 ही कमरे थे और उनकी रसोई आंगन में बनी हुई थी। वो काफी समय बाद गांव आए थे, जिस कारण वो पूरी तरह से धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वैसे तो हमारे आने से पहले तुम्हारी चाची सास ने मकान की साफ सफाई करवा दी थी, लेकिन फिर भी सालों से बंद पड़ा था ये घर। सबसे पहले इसे रहने लायक बनाओ, उसके बाद बाहर आंगन में बनी रसोई में जाकर चूल्हे पर चाय चढ़ा दो। और एक बात का खास ख्याल रखना, ये गांव है, शहर नहीं। यहाँ पर झाड़ू, बर्तन और घर के काम में मदद करने के लिए कोई काम वाली नहीं आने वाली। सारे काम तुम्हें खुद ही करने हैं। जी माँ जी। और सुनो, शहर की बहू हो, सबकी नजर होगी तुम दोनों पर। सबके सामने मेरा मजाक मत बनवा देना, सारा काम अच्छे से संभाल लेना। हाय, सफर की थकान के कारण तो मेरी हालत ही खराब हो गई। अब मुझसे तो कुछ काम होगा नहीं। आंगन में उनकी रसोई बनी हुई थी, जो कि काफी बड़ी थी, लेकिन जब वो रसोई में पहुंची तो वहां पर मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था, जिसके बगल में लकड़ियां रखी हुई थी। हे राम, ये क्या है? ऐसा चूल्हा तो मैंने बस किताबों में और गांव में बनी रसोई में ही देखा था। हाँ, तो अब असलियत में भी देख लो। वैसे मैं एक कोशिश कर सकती हूँ। सुना है ये जो फूंक मारने वाला होता है ना, इससे फूंक मारो तो फिर चूल्हा जल जाता है। वो काफी देर तक फूंक मारते मारते थक जाती है। हाँ, बाप रे, इंसान का दम निकल जाए, लेकिन ये चूल्हा है कि जलने का नाम ही नहीं ले रहा। हालत खराब कर दी है इसने। फिर बड़ी मुश्किल से YouTube पर देखकर वो पहले चूल्हा जलाना सीखती है। काफी देर बाद उनका चूल्हा जलता है। बाप रे, इस एक चूल्हे ने तो जैसे जान ही ले ली है मेरी। दीदी, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आंगन की रसोई ना हमें ना जाने क्या क्या दिखाने वाली है। दोनों देवरानी जेठानी जैसे तैसे उस चूल्हे पर चाय बनाती हैं। चूल्हा जलाते जलाते उनकी हालत खराब हो जाती है और फिर उस चूल्हे पर चाय बनाकर सबको देती है। तभी वहां चाची सास भी आ जाती है। दोनों बहुएं उनके पांव छूती हैं। जीती रहो, दोनों बहुएं बड़ी संस्कारी लाई हो दीदी आप। इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा ये शहर से आई हैं। कितने अच्छे से सब संभाल लिया, और इस रसोई को भी देखो कैसे अच्छे से जलाया है इन्होंने। आपको पता है जेठानी जी, मनोहर जी की बहू आई थी शहर से। उससे तो जैसे चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए कहा गया, वो तो जैसे बेहोशी हो गई और पहले दिन ही उल्टे पांव शहर लौट गई। हालत तो हमारी भी ऐसी ही हो गई थी। इन्हें क्या पता अब इस चूल्हे को जलाने में कितने पापड़ बेले हम लोगों ने। फिर कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना बनाती हैं। खुले आसमान के नीचे आंगन में बनी उस रसोई के नीचे बैठकर खाना बनाने में उन्हें अलग ही मजा आ रहा था। ठंडी ठंडी हवा और सब आंगन में खाट लगाकर एक दूसरे से बात करते हुए परिवार वाले। खाना खाने के बाद वो खुले में बाहर बैठकर आंगन में बर्तन धोती हैं। सच कहूं दीदी, तो यूं आंगन में बैठकर बर्तन धोने से ना काफी आराम मिल रहा है। शहरों की रसोई में तो खड़े खड़े बर्तन धोते धोते पांव भी दुख जाते थे। बिल्कुल सही कहा तुमने काव्या। और वहां के किचन इतने छोटे हैं कि एक से दूसरा इंसान बड़ी मुश्किल से घुस पाए। यहाँ देख, सब कितना खुला खुला है। रात को खाना खाने के बाद सभी कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों बहुएं झाड़ू लगाकर नहा धोकर आंगन की रसोई में आती हैं। तभी उनकी सास गायत्री उनसे,
बहू, आज कुलदेवी की पूजा के लिए जाना है, तो भोग में आलू पूड़ी और खीर बना लेना और थोड़ी सी मूंग दाल की पकौड़ी भी पीस कर बना लेना। लेकिन माँ जी, यहाँ तो मिक्सी ही नहीं है, फिर किस में पीसे दाल? अपने इन मोटे मोटे हाथों से। क्या मतलब? मतलब ये कि वो रहा सिलबट्टा, इस पर तू दाल भिगोकर पीस ले। अब तुम गांव में हो तो यहाँ की रसोई के हिसाब से ही चीजें बनेंगी ना। ठीक है माँ जी। माँ जी, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस गांव की रसोई में हम दोनों को बस परेशान करने के लिए लाई हो? आप जानती हो ना, ये सब किया नहीं है कभी हमने। किया नहीं है तो अब कर लो। और बहू, शहर नहीं गांव है ये, यहाँ हर चीज मेहनत से करनी होती है, इसलिए यहाँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है। शहरों में तो बस बिजली का बटन दबाया और मसाला पिस गया। और सुनो, पहले दोनों ये मटका उठाकर कुएं से पानी भर लाओ, मैं तब तक कमला काकी के घर होकर आती हूँ। गांव में सबसे बुजुर्ग हैं, उम्र हो गई है, न जाने कब टाइम बोल जाए। ये कहकर सास तो वहां से चली गई। छोटी, जल्दी जल्दी खाना बना ले, वरना फिर से माँ जी आएंगी हमारे कामों का सुपरविजन करने। वो दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाती है। सिलबट्टे पर दाल पीसते पीसते जहाँ काव्या के पसीने तो छूट रहे थे, लेकिन उसे काफी मजा भी आ रहा था, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। कुछ देर बाद वो भोग बनाकर तैयार कर लेती है। बहुओं, भोग तैयार हो गया हो तो चलो कुलदेवी के दर्शन कराते हैं। अब वो सभी मिलकर कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, जहाँ पर वो सभी माँ के दर्शन करके उन्हें भोग लगाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। माँ, कितना अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद यहाँ आकर। हम छोटे थे तब गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर यहाँ आते थे। इसीलिए तो कहती हूँ, चाहे जहाँ भी रहो, लेकिन अपनी संस्कृति हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कुछ देर बाद दर्शन कर वो सभी वापस घर आ जाते हैं और बना हुआ प्रसाद खाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आंगन की रसोई में, खाते ही मजा आ गया। यहाँ की ताजा सब्जी और पानी की बात ही अलग है, गांव की तो बात ही अलग है। अच्छा माँ, इसके बाद बिलोनी में आप हमें मीठी छाछ भी बनाकर देना, जैसे बचपन में देती थी। इस गर्मी में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं ही बनाती रहूंगी, अपनी इन बीवियों को भी कुछ सिखाओगे। बहुओं, जल्दी से इसके बाद छाछ बना दो। ये माँ जी तो एक के बाद एक ऐसे ऑर्डर देती जा रही हैं जैसे ढाबे पर खाना खाने आई हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर ये YouTube ना होता तो हम कैसे मैनेज करते ये आंगन की रसोई। तब हम क्या मैनेज करते, सब माँ जी ही करती। अब वो जल्दी से छाछ बनाकर सबको देती हैं, साथ ही खुद भी पीती हैं। एक बात तो है, यहाँ खाना पीना बनाने में मेहनत तो है, लेकिन उन्हें खाने में भी अलग ही मजा है। उस आंगन की रसोई में तो गर्मी रहती, लेकिन सुबह शाम वहाँ काफी ठंड रहती। अगले दिन वो सारे गांव में घूमते, खेतों में फोटो खिंचवाते, नदी के पास घूमने जाते। अब उनका मन काफी हद तक लग गया था उस गांव में। ऐसे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में रेशमा और काव्या के लिए रसोई शब्द का मतलब ही बदल गया था। अब उन्हें अपनी उस आंगन की रसोई में खाना बनाने में मजा आने लगा था और अब उनका वापस लौटने का समय आ गया था। गांव की ये ट्रिप हमारे लिए एडवेंचर ट्रिप से भी ज्यादा हो गई है। हाँ बहू, लेकिन कल सुबह हम लोग वापस शहर के लिए भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने वाकई बहुत मेहनत की है। मिट्टी से पूरे घर का आंगन लिपा है, हाथ से मसाला पीसा, चूल्हा जलाया, हर वो काम किया जो तुमने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। मैं जानती हूँ तुम लोगों को असुविधा तो बहुत हुई होगी, लेकिन ईमानदारी से बताना, गांव का खाना, यहाँ का रहन सहन कैसा लगा? माँ जी, शुरू के 2 दिन तो सब कुछ एक मुसीबत जैसा ही लग रहा था, लेकिन सच कहें तो चूल्हे पर खाना बनाना, हाथ से मसाला पीसना मेहनत का काम तो है, लेकिन उसका स्वाद कुछ और ही होता है। मैं वैसे तो घी की सब्जी खाना कभी पसंद नहीं करती, लेकिन चूल्हे की आग पर पकी हुई घी की सब्जी खाकर तो मजा ही आ गया। यही खासियत होती है बेटा, गांव की रसोई में काम करना थोड़ा मेहनत वाला काम तो जरूर है, लेकिन यहाँ के रहन सहन और खाने का भी एक अलग ही मजा है, और खासकर इस आंगन की रसोई में बना हुआ खाना। जाने से पहले दोनों देवरानी जेठानी ने उस आंगन की रसोई को बड़े गौर से देखा, जिसे देख उनकी पलकें भीग गई। आंगन की उस रसोई में काम करने का अनुभव उनके लिए खट्टी मीठी यादें बनकर उनके साथ रह